चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अभी। जितना भी टॉपिक चलेगा सब इसी से रिलेटेड चलेगा। आप पहले कोई भी क्लास अगर इस चैप्टर का नहीं किए हैं तो भी आपको ये क्लास आज का समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेट होकर सीखिएगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। जिस तरह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसके कारण अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। या मून अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चार्ज, जैसे मान लो एक 3 कूलम का चार्ज है और दूसरा 6 कूलम का चार्ज है और दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर है। तो सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे कि ये दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगा रहा होगा या नहीं। तो आपका जवाब होगा यस सर। हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। सेम नेचर का रहेगा तो रिपल्सन होगा। और अगर यहां ये -6 कूलम हो जाए तो +3 और -6 एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका दो तरह का नेचर होता है। या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या नहीं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर लाइक चार्ज होगा सिमिलर नेचर का तो रिपेल करेगा, और अगर अनलाइक चार्ज होगा अपोजिट नेचर का तो अट्रैक्ट करेगा। अब कितना करेगा? ये 6 और 3 के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कि 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कि 0.3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कि 5 लाख न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, कितना न्यूटन, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अब कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, क्योंकि जब तक एक फॉर्मूला नहीं होगा तब तक दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हम लोग ये तो बता देंगे फोर्स का नेचर कैसा है प्लस माइनस देख करके, लेकिन कितना लगेगा उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कूलम्स लॉ। तो हम लोग कूलम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं? हम लोग कूलम्स लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि दो चार्ज के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, उसके बारे में पता करने के लिए। तो हम लोग का टॉपिक जो आपसे स्टार्ट है उसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ
सबसे पहली बात, आखिर ये कानून क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? यह कानून इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि दो चार्ज के बीच में लगने वाला दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सके। दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सके, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अब देखिए कानून क्या कहता है। अगर एक चार्ज Q1 है जिसका वैल्यू है 3 कूलम और दूसरा चार्ज Q2 है जिसका वैल्यू है 4 कूलम, और मान लो ये 3 वाला माइनस में है, तो सबसे पहले देख कर बता दो दोनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। अब सवाल ये उठा कि कितना अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो कूलम ने कहा कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब निगेटिव होगा तो उस निगेटिव को लेके चलने की जरूरत, क्या ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, और ये इसका प्रोडक्ट पे। सिंपल वे में बोले तो चार्ज का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी, मतलब ये -3 कूलम के जगह पे अगर -300 कूलम हो, -300 कूलम हो, ये अगर 100 गुना बढ़ जाएगा तो मेरा फोर्स भी 100 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरा फोर्स भी 100 गुना बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के प्रोडक्ट है। अगर ये मेरा 4 कूलम से 40 कूलम हो जाए तो मेरा फोर्स भी कितना गुना बढ़ जाएगा? अगर ये 4 से 40 कूलम हो जाए तो मेरा फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। अरे चार्ज 10 गुना बढ़ेगा तो फोर्स भी 10 गुना बढ़ेगा। ये बात समझ में आया? तो क्या कहा कूलम ने? बोलो। कूलम ने कहा दो चार्ज के बीच में चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। बीच में मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट पे। और दूसरा बात उन्होंने कहा कि फोर्स इनवर्सली मतलब 1/, हो गया दोनों के बीच का दूरी के स्क्वायर पे, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। तो बोलो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of separation between them। स्क्वायर ऑफ मतलब दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे।
इनवर्सली, मतलब दूरी को अगर हम डबल कर देंगे तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा। दूरी को अगर हम तिगुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, फोर्स। समझ में आया? तो चलो इस बात को हम लोगों ने समझा कि बताओ दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक चार्ज के वैल्यू पर और दूसरा दोनों के बीच के डिस्टेंस पर, और तीसरा दोनों के बीच के मीडियम पे। ये हम लोग पढ़ेंगे आज, ये आपको हम नहीं पढ़ाया है पहले। दोनों के बीच के मीडियम पे, दोनों के बीच के मीडियम पर, कि दोनों चार्ज के बीच में हवा होगा तो अलग फोर्स, पानी होगा, दोनों चार्ज के बीच में बालू आ जाएगा, अलग फोर्स। क्या होगा देखेंगे हम लोग। आपको 99% क्वेश्चन हवा पे रहेगा, लेकिन हम लोग बाकी मीडियम का भी देखेंगे, जरूरी है। तो देखिए यहां ध्यान से, इन दोनों फैक्टर को मिलाइए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। बताओ F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला, Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट पे, और इनवर्सली किसके, दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे। आपको पता है कि कभी भी प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करके दिया जाता है, जिसका जरूरत पड़ता है वहां पे डाल देता है। तो F यहां पे कांस्टेंट क्या लगाया गया, के को कहा गया कूलम्स कांस्टेंट, के को क्या कहा गया, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। What is K here? Where K is coulombs कांस्टेंट, K is coulombs, और इस K का वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पे, यही मीडियम पे डिपेंड करता है K का वैल्यू। अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू भी अलग अलग। वेयर इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द, बिटवीन होम, बिटवीन द चार्जेस। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू भी अलग अलग। इट्स वैल्यू इज गिवन एज, इट्स वैल्यू इज गिवन एज, K का वैल्यू देखो क्या दिया गया। बताओ यहां तक आप लोग पहचानते होगे, 1 पहचानते हो ना, नंबर है 4 पाई, पाई मतलब 3.1422/7। इसके बाद देखो एक टर्म आ रहा है नया सा, पहली बार, इप्साइलन। मेहरबानी करके ऐसे मत लिखना, ये अलग बात है, कुछ लोग ई को ऐसा ही लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, ये अलग है, ये अलग है। ये इप्साइलन है। जिस तरह से ये कौन होता है, थीटा, नाम सुने होगे, इसको हम लोग एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ ये एंगल है कि थीटा है, तो बोलेंगे बेसिक नाम, और इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, एंगल के लिए। इसका बेसिक नाम P है, एबीसीडी में P है। अब इसका इस्तेमाल कहीं प्रेशर के लिए कर देते हैं, कहीं पावर के लिए कर देते हैं, डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा है। इसका नाम रो है, इसको डेंसिटी के लिए जनरली यूज कर देते हैं। उसी तरह से इसका बेसिक नाम है इप्साइलन। बेसिक नाम क्या है, इप्साइलन। ये इसका बेसिक नाम है इप्साइलन, इप्साइलन। और इसको इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग मीडियम का परमिटिविटी बताने के लिए। क्या बोला मैंने, समझाएंगे क्या बता रहे हैं हम, समझाएंगे। चलो इसका बेसिक नाम क्या है, इप्साइलन, और पॉप पे क्या लिख दिया, एम। तो इसका बेसिक नाम क्या हुआ, इप्साइलन एम। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पहले इन दोनों में समझो, बहुत लोग कंफ्यूज होता क्या पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ते हो, थीटा बेसिक नाम, और किसके लिए इस्तेमाल करते हो, तो भाई इसका बेसिक नाम इप्सिलॉन नेम है, इसको इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए। इसका बेसिक नाम क्या है, इप्सिलॉन। क्या है, मैथ में इसको बिलोंग्स टू के लिए यूज कर देते हैं सेट थ्योरी में, ठीक है। अलग अलग चैप्टर में, सब्जेक्ट में भले इस सिंबल का यूज का नाम अलग हो, लेकिन बेसिक नाम बदलने वाला नहीं है। अब बोलोगे सर परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हुआ, तो सुनो ध्यान से, बोलो दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है वह कितना अलाउ कर रहा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा सकता है, वही उस मीडियम का परमिटिविटी कहलाएगा। अरे परमिटिविटी मतलब क्या होता है, परमिशन। परमिटिविटी परमिट वर्ड से निकल के आया, ध्यान दो, परमिटिविटी किस वर्ड से निकल के आया है, परमिट वर्ड जो है, परमिटिविटी वर्ड है, यहां देखो परमिट लिखा है, परमिट मतलब होता है परमिशन देना। जैसे मान लो ये हम ऐसे इस हाथ पर इस हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, लग रहा है, अभी इन दोनों मीडियम के बीच में हवा मौजूद है बीच में। अब इमेजिन करो अगर हम इस हाथ पे एक मोटा सा रुई लगा दे और तब मारे, उतना ही कस के चोट लगेगा। बताओ मीडियम बदलने पे चोट का इंटेंसिटी क्या किया। या हम दोनों हाथ के बीच में पानी रख दें, पानी में दोनों हाथ दे के मारना चाहें, इतना ही कस के चोट लगेगा, ये बदल जाएगा। तो बताओ मीडियम का रोल आ रहा है ना, यहां वही बात बोल रहे हैं। तो मीडियम का जो रोल है, मीडियम कितना अलाउ कर रहा, मीडियम कितना अलाउ कर रहा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स, दैट वी कॉल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट वी कॉल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर दो चार्ज के बीच का मीडियम हवा रहा, एयर रहा, तो परमिटिविटी ऑफ एयर कहलाएगा, और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसे एयर का आपको याद करना है, बाकी दो दूसरा मीडियम रहेगा तो दिया रहता है। मान लो दो चार्ज के बीच में पानी रहा तो क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ। अगर दो चार्ज के बीच में बालू रहा तो क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ सैंड। अगर दो चार्ज के बीच में लकड़ी रहा तो परमिटिविटी ऑफ वुड। अगर दो चार्ज के बीच में तेल रहा तो परमिटिविटी ऑफ ऑयल। अगर दो चार्ज के बीच में पेट्रोल रहा तो परमिटिविटी ऑफ पेट्रोल। अगर दो चार्ज के बीच में कुछ ना रहा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी वर्ड समझे, क्या समझे, कि दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है वह कितना अलाउ कर रहा, कितना परमिशन दे रहा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा सकता है, उसको बोलते परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी भी, तो अलग अलग मीडियम का क्या बदल जाएगा। और वही तो मैंने लिखा है कि के डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे। वो लोग इसका वैल्यू दिया रहेगा, एयर का नहीं दिया रहेगा, हम बताएंगे अभी। बाकी मीडियम का दिया रहेगा, बाकी मीडियम का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, काहे लॉ पढ़ रहे हैं, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकल जाए इसके लिए पढ़ रहे हैं, वैल्यू पता चल सके, कैलकुलेशन कर सके। और कूलम्स लॉ में क्या कहा गया, तो कूलम्स लॉ में जो कहा गया उसको आइए एक बार हम लिख देते स्टेटमेंट इसका। कूलम्स लॉ में क्या कहा गया, कूलम्स लॉ में कहा गया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड of electrostatic force between two charges is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of सेपरेशन बिटवीन। क्या स्टेटमेंट आपको याद हो गया? जब इतना बार बोल रहे हिंदी में, उसी का सिर्फ अंग्रेजी लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड जो होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग। एक बार आपको हम पढ़ाएंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अभी हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, बिटवीन द टू चार्जेस, सीधा सीधा डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, और उल्टा डिपेंड करेगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे। मतलब तुमसे एग्जाम में आएगा फोर्स कितना फैक्टर पे डिपेंड करता है, 2 या 3, तो स्टेटमेंट में तो 2 ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। चार्ज के वैल्यू पर, दोनों के बीच के दूरी पर, और दोनों के बीच के मीडियम पे। अलग अलग मीडियम का फोर्स का वैल्यू भी क्या करेगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बताओ इसमें हम क्या, आपको यही लिखे ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे K, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखते रहोगे जो लिखते जा रहे हैं। और बताओ फिर K के जगह पे हम क्या लिखा, तो K के जगह पे हम लिखा, K के जगह पे हम लिखा, K के जगह पे हम लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। K के जगह पे लिख दिया। अभी पढ़ा था हम लोग K का वैल्यू क्या होता है, बचा कौन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। What is epsilon m? कहा है epsilon m? Who is this? Who is this? So this is permittivity of medium। ये permittivity of medium का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है, दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है वह कितना अलाउ कर रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा सकता है। हम इसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा ये। लेकिन हम क्या बोले, दिमाग में हमेशा रखना, ये कभी मत सोच के चलना जो एग्जाम में है खाली वही पढ़ना है। एग्जाम में क्या ABCD आएगा, A to Z लिखो, नर्सरी में आता था A to Z लिखो, लेकिन जिसको ABCD नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं लिख सकता है। तो ये सब वो बात है जो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना तुम कुछ भी एग्जाम में नहीं सीख सकते एग्जाम के लिए। तो याद रखना, जो भी चीज हिंदी में लिखेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसके बिना तुमको आएगा, पढ़ाई नहीं समझ में आया सब लिख देना है, ताकि याद ना रहे वाला बात का टेंशन खत्म हो जाए। जब देखो तब याद आ जाए, अच्छा ये बात था। और ये एग्जाम में आता है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझा दिया मैंने। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब क्या लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, कि दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है वह कितना अलाउ कर रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स
लगा सकता। अगर मीडियम एयर रहा तो क्या कहलाएगा? परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर मीडियम एयर रहा तो परमिटिविटी ऑफ एयर कहलाएगा। अगर मीडियम पानी रहा तो, अगर मीडियम वाटर रहा तो परमिटिविटी ऑफ वाटर कहलाएगा। परमिटिविटी ऑफ वाटर कहलाएगा। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी भी अलग अलग होगा। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी क्या ही होगा? अलग अलग होगा। अब आते हैं एयर को लेकर के हम लोग बात छेड़ते हैं, एयर का बात करते हैं। एयर का परमिटिविटी मैं लिख रहा हूं, आपको याद करना है। किसका परमिटिविटी? एयर का। अच्छा, आपको हम जब बोल रहे हैं मैंगो तो दिमाग में क्या आया? आम। ऑरेंज दिमाग में क्या आया? संतरा। तो उसी तरह से बोले अगर हम आपसे परमिटिविटी ऑफ एयर, बोला तो अंग्रेजी में परमिटिविटी ऑफ एयर, दिमाग में तुरंत उसका हिंदी चलना चाहिए कि एयर का परमिशन, एयर कितना परमिशन दे रहा है। तो परमिटिविटी ऑफ एयर, और एयर के परमिटिविटी का सिंबल होता है इप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए यहां पे नॉट लगाते हैं, जीरो जिसको बोलते हो। एयर का परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट। पानी होता डब्ल्यू लिख देते, ऑयल होता OIL, ऑयल लिख देते पूरा का पूरा, या वाटर में भी पूरा WATER वाटर लिख सकते, यहां पे भी एयर लिख सकते हैं। लेकिन एयर का एक स्टैंडर्ड सिंबल है एप्सिलॉन, क्या पढ़ोगे? एप्सिलॉन नॉट। और एयर का परमिटिविटी 0.85 10 का पावर -12। आज से याद होना चाहिए, आज से याद होना चाहिए। यूनिट होगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट समेत याद होना चाहिए। यूनिट तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, हम सिखा देंगे यूनिट कैसे लिखा जाता है, फिलहाल याद कर लो। एयर का परमिटिविटी इतना। बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों के एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा बोलते अलग होता है। सीबीएसई में क्वेश्चन पेपर के पहला पेज पे वैल्यू दिया रहता है, पहला पेज पे 5-6 वैल्यू दिया रहेगा, सारा कांस्टेंट का वैल्यू। बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन हो गया। बिहार बोर्ड में ये कई बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में खोज लेना, मिल देख लेना। पूछता है परमिटिविटी ऑफ एयर, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, टिक मार देना। यूनिट कभी ऊपर नीचे कर देगा, कभी वैल्यू चेंज कर देगा, तो यही होगा। तो एयर का परमिटिविटी कितना होता है? 8.85 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका परमिटिविटी है? एयर का। तो बताओ रे, अगर एयर का परमिटिविटी ये हुआ और के हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन। अब मीडियम एयर के लिए लिख रहे हैं, अगर कोई मीडियम ना बोलते हैं तब तो इप्सिलॉन एम लिख देते। अरे यही ना बोला, कोई मीडियम ना बोलते तो इप्सिलॉन एम लिख देते, लेकिन अब मेंशन कर दिया कि हम एयर का बात कर रहे हैं, तब यहां पे इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसका थोड़ा वैल्यू बनाओ तो बोलेंगे ठीक है सर, वैल्यू बनाते हैं। 1/पाई का वैल्यू होता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोल बोल के याद हो जाता है 8.85 10 का पावर -12। अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व किया जाए, साथ में सॉल्व करेंगे। 1/, ये -12 को ऊपर लेके चल जाओ, +12 हो गया, +12। नीचे बचा 4 इंटू, एक काम करो तो देखो तो एग्री करते हो कि नहीं, डेसिमल हटाओ, कितना नंबर है? 2 0 चला गया, डेसिमल हटाओ 2,
बताओ ऊपर कितना जीरो चला जाएगा? 4, 1 2 3 4। एग्री करते हो? बताओ नीचे कितना बचा? 314। फिर कितना बचा? 885। देख लो, कैलकुलेशन जोड़ घटाओ साथ में कर रहे हैं, देख लो। डेसिमल हटाए 100, डेसिमल हटाए 100, ये दोनों 100 100 ऊपर 10,000 चला गया, -12 ऊपर गया, +12, बाकी 4 इंटू 314 इंटू 885। अब कितने लोगों को मल्टीप्लाई करे आता है? टाइम भले लग जाए, आता है ना मल्टीप्लाई करने। तो ऊपर में कितना जीरो है? ये 1 2 3 4। इसके अलावा क्या है? 10 का पावर 12। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 1 5 6 0 आना चाहिए। 1 1 1 करके देख लेना कैलकुलेटर में, तो 1 1 1 1 5 6 0 आएगा। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं आगे। ये कट गया, ये कट गया, कितना जीरो है इसके पास? 12 में से 3 जीरो इसको दे दो। बोलोगे आपको कैसे पता है? सब हम कैलकुलेट किए हुए हैं और आप नहीं किए, आप सीख रहे हो। बहुत लोग यही कंफ्यूज होता है, आप कर देते हम कैसे करेंगे? अरे तुमको डिवाइड करना नहीं आता है? आता है। अरे मान लो हम 3 जीरो ना दे तो भी कितने लोग डिवाइड कर लोगे? 1000 बटा इतना। अरे डेसिमल पॉइंट 00 करके डिवाइड कर लोगे ना, लेकिन हमको आता है तो आपको हम थोड़ा आसान करा दे रहे हैं। तो चलो 3 जीरो इसको दे दो, ऊपर में कितना जीरो हो गया इसके पास? 3 1 2 3। और 3 जीरो था, 3 जीरो वो दे दिया, उसके पास कितना जीरो बचा? 9। अब बताओ नीचे क्या है? 1 1 1 1 5 6। अब कितना लोग इसको डिवाइड कर सकता है? करना, घर पे जाके करना, नहीं तो डिवीजन भी भूल गया। जिसको ये भी नहीं आता है हमसे आके ऑफिस में मिलो, मेरे सामने बैठ के करो, हम हेल्प कर देंगे, सीख जाओगे, आगे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बेवकूफी मत करना कि नहीं आता, भूल गया तो छोड़ दें। एग्जाम नहीं छोड़ेगा तुमको, बार बार आपसे हम बोलते हैं। तो चलो, क्या कि इसको सोचोगे हम बोर्ड पे डिवाइड करके बताएं, फिर कोई फायदा नहीं होगा, नहीं सीख पाओगे। इसके लिए मेरे पास आओ कॉपी लेकर के, हम आपको कॉपी बैठा के बता देंगे कैसे डिवाइड होता है। बताएंगे कि आपको आता है, खाली भूल गए हो या कॉन्फिडेंस लेस हो गया है नहीं बनाते बनाते। इसको तुम डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 8.99 इंटू 10 का पावर 9 आएगा। ये आएगा ये। चलो तो इसको लगभग 9 लिख सकते हैं। अरे भाई इसको लगभग 9 लिख सकते हैं, तो बताओ के का वैल्यू कितना लिख दें? 9 इंटू 10 का पावर 9, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अरे भाई ये नीचे था तो यूनिट पलट जाएगा ना, ये कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर था, इसका था ना, ये क्या था? ये कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ, अब हम तुमसे बोलेंगे कि दो चार्ज के बीच का मीडियम एयर है, उसके के का वैल्यू कितने लोग समझ गए? और ये कभी बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा क्योंकि हवा का वैल्यू नहीं बदलेगा। अच्छा, दो चार्ज के बीच का मीडियम अगर पानी है तो वहां के का वैल्यू यही होगा? नहीं, पानी अगर आ जाएगा तो ये बदल जाएगा। क्या होगा हम बताएंगे। और ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस के का वैल्यू भी बदल जाएगा। अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो चलिए यहां तक पहले आप लोग चीजों को लिख लीजिए। टॉपिक का नाम दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिएगा पहला लाइन, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द two charges is called electrostatic force. The force between the two charges is called electrostatic force. Full stop. In nature, it is of two types. In nature, it is of
टू टाइप्स। पहला, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। दूसरा, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस। एक लाइन छोड़ के लिखो, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। बताइए, हम लोग ये कानून काहे पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? यह कानून इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, आखिर कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला होगा तब ना होगा। और उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कूलम्स लॉ। तो उतारिए इसको, कूलम्स लॉ लिख करके जो लिखा हुआ हिंदी में सब कुछ उतारिएगा। हो गया? लिखते समय भी कंसंट्रेट कीजिए, चीजों जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में जाना चाहिए, तो आगे का बात समझ में आएगा।
लिखते वक्त बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एकदम 1.5 घंटे के लिए सोच के आए करिए कि एकदम कुछ नहीं है, बस सर है, बोर्ड है और आप है, इसके अलावा कोई भी आपके अगल बगल नहीं है। लिखते वक्त सोच के पढ़ोगे, अच्छा ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन एम है, तो आपको आगे और आसानी से क्लास में ही समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास में सारी बातों को समझ लेना, तब फिर घर पे रिवीजन। लिख चुके हैं मैक्सिमम लोग? कितना लोग लिख चुके हैं? जो नहीं लिख पाए थोड़ा स्लो लिखते हैं, जगह उतना छोड़ दीजिए, आप फिर लिख देख करके लिख लीजिएगा। उतारिए इसको यहां तक। कूलम्स लॉ क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उनके चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा और दूरी के इनवर्सली होगा। जहां के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाता है, जहां एप्सिलॉन एम को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी भी अलग अलग होगा। एयर हुआ तो परमिटिविटी ऑफ एयर कहलाएगा, वैल्यू होगा 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसका के का वैल्यू सॉल्व करने पे हम लोग को अभी आया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर।
देख लिया सभी लोग। चलिए अब एक सवाल बनाया जाए। डन। चलो एक सवाल करते हैं हम लोग, यहां से जो भी करेंगे मिले करेंगे, हमको जो पढ़ाना था पढ़ा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे उतना ही पढ़ो जितना हमको नया नया पढ़ाना है। जो मिल के करना वो मिल के करोगे, सीखोगे साथ में तो बेहतर ढंग से समझ पाओगे, याद रहेगा। तो यहां से हम मिलके चीजों को करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह है तो मिलके करेंगे चीजों को। इन्वॉल्व रहना हर टॉपिक हर क्वेश्चन में। सवाल है, देयर आर टू चार्जेस फोर
mc and -6 mc separated by, पहला वाला स्विच, हाँ लिखते समय फिर ऑफ कर देना, separated by distance 20 centimeter in air, find force between them। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बताना है। क्या आप पहले सवाल समझ पा रहे हैं? देख लो, सवाल पहले समझ में आ रहा है क्या करना है। कितना चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी भी दिया है, मीडियम भी दिया है, और क्या पूछा है, तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे क्या करना है। इसके लिए क्या लगाना है, इसके लिए लगाना है यूजिंग कूलम्स, और कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा के Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर, और K की जगह पे 1/4 पाई इप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और क्योंकि मीडियम एयर है, क्योंकि मीडियम एयर है, तो एप्सिलॉन m को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन m क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और क्योंकि मीडियम एयर है तो परमिटिविटी ऑफ एयर दिया है यहां पे हम लोग। इसके अलावा जो दिख रहा है लिख देंगे Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको पता है ना, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9। सॉल्व नहीं करना है हर बार, वो तो पहली बार था तो हम सॉल्व करके दिखा दिए, क्या कि ये कभी बदलने वाला नहीं है एयर का परमिटिविटी। तो इसका आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 कितना होगा 4 मिली, मतलब 10 का पावर -3, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए बाई 100, स्क्वायर का मतलब 2 बार कर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या कर दिए, डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो 20 सेंटीमीटर में 20 इंटू 1/100 मतलब 20/100। अब सॉल्व करना है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और उसके बाद 2 दूनी 4 से 4 भी कट गया। अब जो दिख रहा है वो लिख देना है, ऊपर दिख रहा है ये 9, ये दिख रहा है 6, तो 9 छके 54। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, चीजों को एकदम सिंपल रखना है, कैलकुलेशन को बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। उसके बाद जितना भी 10 का बेस है सारे का पावर जुड़ जाएगा, तो 10 का पावर क्या होगा ये 9, फिर क्या होगा ये -3, फिर क्या होगा ये, और ये नीचे वाला 100 ऊपर चल जाएगा, तो 10 का पावर +2, 100 में 2 जीरो ना, तो 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, 9 और 2 11, -3 और -3 -6, तो ये कितना आएगा 5। तो हो गया F इज इक्वल टू 54 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन इज योर आंसर। बाद में हम लोग डेसिमल यहां पे लाते रहेंगे, अभी हटाओ, अभी सिर्फ सीखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 54 और 5 जीरो का मतलब होता है लाख, 54 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। फील किए कितना न्यूटन, 54 लाख न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा 4 मिली कूलम और
-6 मिली कूलम के बीच में अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का ये फोर्स लग रहा होगा जब दोनों के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब मेरा सवाल है आपसे, अगर ये +6 होता तो आंसर यही होता कि बदल जाता? कितने लोगों को लगता है यही होता? बिल्कुल बिल्कुल यही होता, बस यहां पे रिपल्सन चला आता। तो क्या लगता है आपको, ये देख के उतारना है? नहीं, अपने से बनाइए, अपने से बनाइए, सवाल उतारिए और अपने से बनाइए। वो हम जब लिखना बंद करें ना तो पहला लाइन का दूसरा और तीसरा स्विच बंद करना, और कोई स्विच नहीं। नहीं, पहला 2 स्विच बंद करो, पहला लाइन का पहला 2। हाँ, ये रिकॉर्डिंग पता है कब काम आएगा? अभी से 3-4 महीने जब बीत जाएगा ना, नया नया चैप्टर आएगा, बहुत कुछ कॉपी में भर जाएगा, तो लगेगा कि बेसिक क्लास का रिकॉर्डिंग होना चाहिए तो रिवाइज कर दें, वहां पर ये बहुत काम आएगा। डबल स्पीड में ही देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपको। इसलिए थोड़ा सा कष्ट उठा लो, रोशनी से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अल्टीमेटली आगे में ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। अगर मान लो मीडियम मेंशन नहीं किया है तो क्या लेके चलोगे बाय डिफॉल्ट? एयर, याद रखना। ये सबको लोग बना लिए वाला, सबको ही। चलो सवाल क्या है देखो, देयर आर 2 चार्जेस, 2 चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर? दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर। तो कितना मिनिमम पॉसिबल फोर्स होगा ये बताना है। क्या कोई सोच सकता है क्या करें? सोचो क्या करें, सोचो, हम दे रहे हैं 30 सेकंड, सोचो इफ यू कैन। चार्ज का तो वैल्यू दिया नहीं है, अगर चार्ज का वैल्यू दे देते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ मीडियम एयर मान के चला तो बन ही जाता, लेकिन कुछ ऐसा दिया है कि आप बना सकते हो। सोचो चार्ज का क्या वैल्यू ले, बोलो। 1 कूलम, बोलेंगे चार्ज का सर मिनिमम वैल्यू लीजिए, और चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये बाय डिफॉल्ट ले लेना था। क्या आप लोग समझ पाए? उससे छोटा चार्ज पॉसिबल
तो उससे छोटा फोर्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो 1 मीटर फिक्स कर दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको यह समझना था, टू गेट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ चार्ज must be minimum, value of charge must be minimum, that is, अब वो मिनिमम वैल्यू होता क्या, E, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब बोलोगे सर प्लस लेके माइनस, तुम कोई लो, मैग्नीट्यूड को उससे मतलब तो है नहीं। तो बताओ, सवाल यही ना है, Q का मिनिमम वैल्यू तो एक E और दूसरा भी क्या ले लिया, E, चाहे प्लस में लो या माइनस में लो, और दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर। तो बताइए सवाल में सोचना क्या था कि चार्ज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को लेना है, ताकि फोर्स भी क्या है, मिनिमम। तो बताओ फोर्स मिनिमम कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, और Q1E और Q2 भी E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, अच्छा इसको K लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, K का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, अंडरस्टूड है। तो क्या लिख दें, K E इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कभी कभी आपको दूरी आर के टर्म में दे देगा, बोलेगा दोनों के बीच का दूरी आर है, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ही रहेगा, यही ना मिनिमम फोर्स होगी। ये कौन सा फोर्स होगी, मिनिमम। अब कैलकुलेशन करना है तो कर ही सकते हैं, के जगह पे क्या लिख दे, 9 इंटू 10 का पावर 9, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, स्क्वायर का मतलब कितनी बार, 2 बार लिख दो, स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय दूरी कितना मीटर। कितने लोग को लगता है मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर बोलने आपको नहीं लगता, आपसे नहीं बनता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, आप ऑफिस में आइए, आपको हम सिखा देंगे। नंबर एक साथ करो, 9 होगा, और कौन नंबर में है 1.6, और कौन है, ये 3 नंबर हो गया, 10 का पावर क्या 9 माइनस 19 माइनस 19। अब बताओ यही ना मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 16 गुना 9, यस और नो, और उसके बाद 10 का पावर को एडजस्ट करके इतना न्यूटन विल बी योर आंसर। काइंडली कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है यहां तक, चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो, अगला तुम लोग बना के देखो, लिखोगे, इसको उतारे नहीं ना हो, इसको उतार दीजिए। और बार बार आपसे हम बोल रहे हैं प्लीज, ये 1.5 घंटा जब भी पढ़िए, कुछ भी उतार रहे हैं, तो हाथ और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगला सवाल आएगा तो आपका ब्रेन और अच्छा काम करेगा उस सवाल के लिए। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग हाथ चलाते रहते हैं, दिमाग कहीं और रहता है, जबान कहीं और रहता है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं बोलते टेंस होकर पढ़ो, रिलैक्स वे में पढ़ो, लेकिन रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन गड़बड़ा देना है। अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते कि रिलैक्स वे में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक को उतर जाना, वो सब सिर्फ रील में ही हो सकता है, रील में ही अच्छा लगता है, हंसी मजाक करके पढ़ाएंगे कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, बस लगेगा कुछ कुछ आ रहा है समझ में, बाद में आपके दिमाग में सेट नहीं करेगा। पढ़ाई का पहले भी वही सिंपल रूल था, यू हैव टू बी सीरियस विथ योर स्टडीज, माइंड चिल और रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन आपका फुल कंसंट्रेशन आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, एक लफ्ज पे होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। कर लिए होंगे आप लोग,
क्योंकि अगर आप समझ के करोगे तो आप बस यहीं तक देख के लिखोगे, उसके बाद तो अपने आप लिखाएगा। ई का वैल्यू आपको पता है क्या लेना होता है, आर का वैल्यू आपको पता है क्या लेना होता है। हम जब पढ़ा रहे होंगे ना तो ऑन कर दिया करना, अभी नहीं, अभी सब लिख रहे हैं। डन। क्वेश्चन लिखिएगा अगला। देयर आर two charges 0.4 microcoulomb and 0.8 microcoulomb। 0.4 माइक्रो मतलब ऐसे लिखना है म्यू, माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सेपरेटेड स्पेलिंग गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए आपको हम नोट्स भी दे दिए हैं कि जिनका स्पेलिंग मिस्टेक होता है नोट्स से स्पेलिंग सही रखिएगा। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इन एयर, इन एयर। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम। क्या लगता है बना लोगे? चार्ज दे दिए, डिस्टेंस दे दिए हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर, जैसे मिली -3 लिखा था तो माइक्रो -6। ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है, उसमें कि फोर्स देकर डिस्टेंस पूछा है और यहां हम डिस्टेंस दे दिए और फोर्स पूछ दिए। सही है। कितने लोगों का 0.2 न्यूटन आ रहा है? 2 × 10 का पावर -1 आ रहा है। देखिए बस सभी का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसमें अगर प्रॉब्लम है तो दम बेझिझक मेरे पास आओ, आपको हम बैठा करके बता देंगे, क्योंकि वो बोर्ड पे डिस्कस करने से आपको नहीं क्लियर होगा। आपको अभी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम कुछ और है, कैलकुलेशन है, और वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उसी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम मान लेते हैं, बस सही ढंग से उसको टैकल करने का चीज है, आपको रिकॉल करा देने का चीज। इससे ज्यादा आप करके आ चुके हैं 12th क्लास में। चलिए हाथ रोकिएगा और काइंडली बोर्ड पे देखिएगा। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब तक खाली मेरे मुंह से 2 टर्म निकला था, अब तक मेरे मुंह से क्या निकला था तो सुन लो।
सुन लो, अब तक मेरे मुंह से निकला था परमिटिविटी ऑफ मीडियम और फिर मुंह से निकला था परमिटिविटी ऑफ वाटर, सॉरी एयर। अरे तो वाटर, वाटर क्या है? मीडियम। तो मेरे मुंह से दो टर्म अब तक निकला था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम में पानी भी आ सकता है, एयर भी आ सकता है, सैंड भी आ सकता है, और एक स्पेसिफिक टर्म निकला था परमिटिविटी ऑफ एयर। और अब थोड़ा टर्म चेंज हो गया, परमिटिविटी से पहले एक टर्म लिखा गया है अब रिलेटिव परमिटिविटी। और समझते बहुत आसान है। एयर का परमिटिविटी क्या आप लोगों को याद हुआ? एयर का परमिटिविटी होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी एक सांस में ही यूनिट याद रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर का परमिटिविटी ये होता है। थोड़ा देर के लिए मान लो कि एयर का परमिटिविटी 8 है, इतना बड़ा वैल्यू ना बोल के 8 मान के चलो, 8 कभी भी लेना नहीं, तुमको मेरी बात समझ में आ जाए। जैसे बोलेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो समय लग जाएगा, अब बोलेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना? बस कंसेप्ट समझाने के लिए हम एक गलत वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब बनाएंगे न्यूमेरिकल तो इसका इस्तेमाल करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आओ समझे मेरी बात क्या बोल रहे हैं ना? क्या एयर का परमिटिविटी कभी भी 8 बोल दोगे? नहीं, बस समझने के लिए हम 8 लेके चल रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, हम एक बात बोल रहे हैं और फिर तुमको उसका जवाब देना है। वाटर का परमिटिविटी 32 है, ये हम तुमको स्टेटमेंट दे दिया। अब हम अंग्रेजी में एक सवाल कर रहे हैं, चलो जवाब दोगे। परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना? इसमें भी डर लग रहा है? नहीं लग रहा, ही का पूछ रहे, लिख के फिर वही पूछ। हाँ भैया वही पूछ रहे हैं, खड़ा करके पूछ लेंगे, बताओ अभी तुम्हारा नाम क्या है, तो कुछ लोग सोच लेगा अभी मेरा नाम क्या है। ऐसा होता है, ठीक है? तुम्हारा नाम बदल जाएगा क्या अलग अलग टाइम पे, अलग अलग क्लास में? नहीं, लेकिन वो साइकोलॉजी की फिजिक्स क्लास में बैठे हुए हैं तो वो भी कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो हम तुमसे पूछ रहे हैं परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना? बी कॉन्फिडेंस 32। मेरा अगला सवाल आ रहा है, मेरा अगला सवाल आ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। दोनों में अंतर दिखा? पहले मैंने बोला परमिटिविटी ऑफ वाटर, आपने बोला 32, फिर हम बोल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो जब भी रिलेटिव परमिटिविटी पूछे तो सेट कर लो दिमाग में, एयर से कंपेयर करेंगे। जैसे रिलेटिव डेंसिटी में 11 क्लास में वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते थे, वो उसका स्टैंडर्ड था। यहां रिलेटिव परमिटिविटी में एयर के परमिटिविटी से कंपेयर करेंगे। तो बताओ पानी का परमिटिविटी कितना है? 32, और एयर के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा? जो दिख रहा हो बोलेंगे अरे भाई 4 32, हाँ या ना? 8 चौके 32 होगा ना? पानी का परमिटिविटी किसके कंपैरिजन में? एयर के, कितना का आ जाएगा? अब मेरे सवाल का फिर से समझ समझ के जवाब देना। परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर? हो गया, खत्म हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को किससे कंपेयर कर दें उसको क्या बोलेंगे? और रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है, एक और नाम है, एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी से थोड़ा आसानी से दिमाग में घुस जाता है बात, तो हम ये पहले नाम नहीं लिखा था, बस जान लो सेम चीज है। इसका एक और नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मेरे सवाल का जवाब देना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि ठीक है किसी मीडियम का परमिटिविटी। अब मैं सवाल का जवाब दो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होगा?
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होगा? हम अभी तक को मैंने बताई वाला बात, तुम अपने सोच के देखो ना, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, बोलो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। अरे एकदम सही बोल रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? अरे एयर का परमिटिविटी खुद एयर से कंपेयर कर देंगे, कितना आएगा? कितने लोग सीख गए? ये एग्जाम का सवाल था, दोनों में, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में एक क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन देता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1। इसका हिंदी रुका हुआ समझे? एयर का परमिटिविटी खुद किसके कंपैरिजन में? अब उसमें सच में ये भी वैल्यू लेके चलोगे तो क्या ही दिक्कत है? खुद ये वैल्यू को यही वैल्यू से डिवाइड कर दो, कट के बने ना आएगा। तो कितना लोग समझे परमिटिविटी अलग होता है, रिलेटिव परमिटिविटी अलग चीज होता है। रिलेटिव परमिटिविटी में किससे कंपेयर करते हैं? एयर से। एक और कर लेते हैं हम लोग, मान लो किसी ऑयल का परमिटिविटी 80 है, ऑयल का परमिटिविटी 80 है। अच्छा यहां वाटर लिख दिया, ठीक है, बोला सही, लिखा गया वाटर, चलो बिल्कुल एयर हो, 100% एयर होगा। चलो ऑयल का परमिटिविटी 80 है। अब मेरे सवाल का जवाब दो, परमिटिविटी ऑफ ऑयल कितना? पहले तैयार किया था 10, गधा साहब। परमिटिविटी ऑफ ऑयल कितना? 80। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, हम ये मान के चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए आसानी से बोल दो। क्या आप लोग सीख गए? तो आइए एग्जाम का एक सवाल करते हैं। यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। मेरे करने से पहले आपको लगना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का सवाल है। थ्योरी को पहले ही बोला ना, थ्योरी को ऐसे पढ़ो कि न्यूमेरिकल फिर बनने लगे, बेसिक न्यूमेरिकल आपका बनने लगे। फाइंड permittivity of water whose dielectric constant is 80। क्या लगता है कितना लोग बना लोगे? पक्का वाला? तुम बताओ, वाटर का परमिटिविटी दिया है कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी दिया है? तो बताओ, तुमको ये दे दिया और तुमसे ये पूछा है और ये तुमको पता है, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वाटर बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। और आप हमसे पूछा क्या है? परमिटिविटी ऑफ वाटर। और देखो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यूनिट नहीं लिखा है, क्योंकि सेम चीज का रेशियो है तो यूनिट कट ना जाएगा। इसका भी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका भी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कट जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। तो चलो, रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया है पानी का? 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। और परमिटिविटी ऑफ वाटर हमको निकालना है, और ये कितना होता है? 8.85। 8 लिख देंगे क्या? समझाने के लिए बोल रहे थे। 8.85 10 का पावर -12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू 80 गुना 8.85 10 का पावर माइनस, बताओ यूनिट होगा? अब होने लगा, कोई बच्चा का पैदा हो रहा, गधा लोग। यूनिट होगा हाँ या ना? बिल्कुल होगा। अरे भाई इसका ना यूनिट नहीं है 80। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का तो यूनिट होएगा ना,
कितना होगा बोलो? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना लोग समझे? अरे भाई इसका यूनिट है ना कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर का तो वैल्यू दिया नहीं, कट जाएगा। उधर लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लाई होके बचेगा ना ये। अरे बुझाया? अब कितना लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो? कैसे होगा मल्टीप्लाई बताओ? यहां डेसिमल के बाद 2 नंबर हटा दो, 2 जीरो आ गया, 1 जीरो तो कट गया। अब 885 को किससे मल्टीप्लाई करो? 8 से, इंटू 10 का पावर -12, और ये +1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -13 हो जाएगा। चलो ये बताओ तो कितना होगा मल्टीप्लाई करके अभी? 7080, 10 का पावर -13। अब सुनो, डेसिमल जो है ना वो 1 नंबर के बाद आना चाहिए। अभी डेसिमल कहां दिख रहा है? कहीं नहीं, कहीं नहीं मतलब अंतिम में है। अब इसको यहां लाके पटकना है। कितना अंक पीछे लाएंगे गिनो? 1 2 3। डेसिमल यहां आना चाहिए, तो 3 अंक पीछे लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनाई दिया? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 7.08 इंटू 10 का पावर -13 और +3 -10। यूनिट मत भूलना, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितने लोग सीख गए? अरे तुम लोग ये सीखे कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहा तो परमिटिविटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एयर का तो परमिटिविटी पता है, पता अगर 2 चार्ज के बीच में पानी बोल दिया तो पानी का परमिटिविटी क्वेश्चन में नहीं देता है जनरली, पानी का रिलेटिव परमिटिविटी देगा, तो परमिटिविटी निकाल लेंगे। अगर ऑयल दे दिया तो ऑयल का परमिटिविटी अगर दे दिया ऑयल का परमिटिविटी, अगर ऑयल का परमिटिविटी दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ऑयल का परमिटिविटी लिख देंगे। लेकिन हम क्या बोला, ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं देता है तो कोई बात नहीं, अगर रिलेटिव दे दिया तो ये निकालने आता है ना। कितने लोग को आता है ये निकालना? अगर मान लो हम बोल देते कि पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है तो क्या यहां पे 80 डाल दोगे? यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी नहीं आया है, यहां पे परमिटिविटी ऑफ वाटर है, मतलब मीडियम का परमिटिविटी है। ठीक है, चलिए उतारिए, लिखिएगा बाय डिफिनेशन लिखिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज, relative permittivity of medium is defined as, relative permittivity of medium is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air. The ratio of permittivity of medium to the permittivity of air. Permittivity of medium to the permittivity of air. Clear है? It has no unit, no dimension. It has no unit and no dimension. छाप लो। तो हम लोग रूटीन पे आ गए हैं। रूटीन के अनुसार 3 क्लास में, 2 क्लास में इतना होना चाहिए था। तो हम लोग का तो स्टार्ट हुआ है बुधवार से क्लास, ठीक है, क्योंकि जो था वो एग्जाम था तो हम नहीं पढ़ाए, तो उसको काउंट नहीं किए थे। मोर और लेस हम लोग रूटीन को फॉलो करते ही वे आगे बढ़ेंगे। रूटीन के अनुसार अगला क्लास में न्यूमेरिकल्स है, इसके ऊपर सुपरपोजिशन के ऊपर, और जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूज होगा। 5 नंबर का डिराइवेशन वहां से आता है सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में। सो काइंडली उसको मिस नहीं कीजिएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका वेक्टर का रूल पता होना चाहिए।
जो लोग वेक्टर इसमें नहीं पढ़े हैं प्लीज हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम उस पर वेक्टर का वीडियो भेज देंगे 2 से 3, आप उसको देख के आइए। कम से कम नहीं भी समझ में आए दिक्कत नहीं, हम हेल्प कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका अप्रोच जितना बोल रहे उतना होना चाहिए। इसको कंप्लीट कीजिए, एक होमवर्क देते हैं, बना के आइएगा। उम्मीद है कि आप लोग अब तक जितना पढ़ाया सब याद करके आए हैं। जो आए हैं वो सुनाएंगे और जाएंगे, जो नहीं आए हैं, मेरा क्लास है निशाबाद में 12 बजे, तो हम तो निकल जाएंगे सुनते हुए और ताला बंद करेंगे और फिर आकर के सुनेंगे 4-5 बजे, ठीक है। तो क्या हम थोड़ी है कि आपके लिए हम बैठे रहेंगे यहाँ पे 2 घंटा, आओगे सुनाओगे फिर आओगे सुनाओगे। सीधा सा रूल है, या तो हर दिन 2 घंटा घर पे पढ़ के याद करो, और नहीं तो यहाँ पे 6 घंटा बैठ के पढ़ के याद करो, या 10 घंटा, जो भी समय लगे, लेकिन याद तो आपको करना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक। क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा कि 1 महीना के बाद जब आपको 40 क्वेश्चन याद रहेगा तो आपको अच्छा वाला फीलिंग आएगा। आपको अभी भले लग रहा है कि बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, इक्वल अन्याय हो रहा है, लेकिन सारा न्याय हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। कि बोर्ड एग्जाम जाते जाते आपको कम से कम 1,000-1,500 हजार क्वेश्चन याद रहेगा। ऐसे कहां, ऐसे तो 10 तो नहीं याद रहेगा, छोड़ देंगे तो पढ़ाई होता कहां है अपने से। कुछ लोगों को तो लगता है 1,500 सुन के ही लगता है हम और 1,500, ये तो इम्पॉसिबल बात बोल दिया, हो भी नहीं किया है, हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, होना ही है। साल भर है हमारे पास, बिल्कुल होगा। अपने एबिलिटी पे सब हंस देता है, बताइए। चलो क्वेश्चन लिखो। देयर आर 2 charges. There are 2 charges. Six millicoulomb and 8 millicoulomb. 6 millicoulomb आया लिखने आप लोगों को। वो बच्चा तो पूछा क्या है, तो बोला 6 मीटर कूलम। ठीक है, मीटर जिस दिन सुनाई दिया ना तो फिर सेंटीमीटर लाइक बना देंगे तुम लोगों को। तो क्या लिखा, देयर आर 2 चार्जेस 6 millicoulomb and 8 millicoulomb separated by distance 30 centimeter. Separated by distance 30 centimeter. 30 centimeter in air. In air. Calculate force between them. Calculate force between them. क्या लगता है, बना लोगे? Force between them. Paragraph change. Paragraph change. If air is replaced by a medium, if air is replaced by a medium, if air is replaced by a medium of dielectric constant, of dielectric constant K equal to 10। अच्छा, अगर बोलते थे इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो तुमको के का याद होना चाहिए। वाटर का के कितना होता है, 80। अभी ना लिखा रहे, अभी ना लिखा परमिटिविटी ऑफ वाटर। सुनाई दिया क्या बोला, कितना वो सुनाई दिया, समझ आया। सुनाई तो सबको देता है, ठीक है, सुनाई सबको देता है। अगर यही बोलते एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो हम के का वैल्यू तुमको नहीं देंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है के पानी का के 80 होता, याद होना चाहिए।
कहीं कहीं बुक में 81 लिखता है, कहीं कहीं बुक में 79 लिखता है, कुछ ना लिखे तो 80 ले लेना। 81 लिखा तो 81 लेके चलेंगे। सुनाई दिया? चल, लेकिन हम क्या दिया, हम क्या दिया 10, क्या दिया हम 10, तो क्या लिखे तुम लोग, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k equal to 10, k equal to 10, k equal to 10, then calculate new force। 5 मिनट में कॉल कर देंगे। कैलकुलेट न्यू फोर्स, कैलकुलेट न्यू फोर्स, न्यू फोर्स, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन फोर्स, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो ये 3 सवाल हम लोग अगले क्लास में शुरुआत यहीं से करेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन फोर्स। शिवान भाई दरवाजा बंद कीजिए। बंद कीजिए, बंद कीजिए, और ताला चाबी भी रखिएगा। देखो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, या तो पढ़ लोगे या भाग जाओगे, दो ही चीज होगा, लेकिन खराब तो नहीं करने देंगे इंशाल्लाह, ये पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, होता ना एग्जाम के टाइम में डर रहेगा, क्या होगा क्या होगा, गेस कर दिए, वो वाला दिन नहीं देखोगे। या तो भाग जाओगे या तो इतना पढ़ लो कि एग्जाम का इंतजार करोगे, आने दो एग्जाम को, हम देख लेंगे एग्जाम को।